तो हेलो गाइस, कैसा आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एडोब फोटोशॉप को कवर करने वाले हैं। लेकिन एडोब फोटोशॉप के अंदर क्या कवर करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लेयर्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर लेयर्स को ऐसे बस इंट्रोड्यूस कर दिया था, मतलब वहां पर मैंने इसे बहुत ऐसे शॉर्ट में कवर कर दिया था। लेकिन आज की ये वीडियो पूरी लेयर्स पे ही डेडिकेटेड होने वाली है, और ऐसा भी नहीं हम लोग पूरे टाइम लेयर्स लेयर्स करते रहेंगे। हम लोग इसी के साथ यहाँ पर कई और चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी पिछली वीडियो के बारे में भी मेंशन किया है, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस को पूरा कवर किया था कि मतलब कौन से टूल से हम लोग क्या करते हैं, और लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट मेन्यूज ऑप्शन बार्स रहते हैं फोटोशॉप के अंदर, मतलब मैंने वहां पर एडोब फोटोशॉप के इंटरफेस को कवर किया था। तो अगर आप यहाँ पर अपने एडोब फोटोशॉप के बेसिक्स को भी कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे पिछली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वहां पर एकदम बिगिनर लेवल पे चीजों को बताने की कोशिश की है। तो इनकेस आप उस चीज में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और बाकी बैक टू द वीडियो, और यहाँ पर हम लोग बस लेयर्स की आज बातचीत करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड और भी चीजों को भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हाँ, बहुत कुछ है आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर अपना फ़ोटोशॉप खोल रखा है। तो जब भी मैं फ़ोटोशॉप पहली बार खोलता हूँ तो हमें यहाँ पर पहले ऐसी स्क्रीन देखने को मिलती है। एक मिनट, मैंने यहाँ पर ये जो लाइन बोली, ये लाइन तो मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर भी बोली थी। तो चलिए इसी बात से हम लोग यहाँ पर अपने पिछले वीडियो का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग अपने फ़ोटोशॉप को पहली बार खोलते हैं तो हमें ये स्क्रीन देखने को मिलती है सबसे पहले। तो इसे हम लोग होम स्क्रीन कहते हैं। होम स्क्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमें होम लिखा हुआ दिखाई देता है। तो यही एक बेसिक सा रीज़न है। और फिर उसके बाद रिसेंट्स वाले एरिया पे हमें क्या दिखता है? तो रिसेंट्स वाले एरिया पे हम लोग ने अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रखा है, वो सारे प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पर रिसेंट वाले एरिया पे हमें दिख जाते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट थोड़ा सा भारी शब्द लग रहा है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग ने जितने भी इमेजेस पे वर्क कर रखा है, वो सारे इमेजेस के प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पर दिख जाते हैं। और यहाँ से हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स पे जाके चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के वर्कस्पेस पे आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने अपना थंबनेल बनाया था। तो ये थंबनेल किस वीडियो का है? तो मैंने अपने चैनल के अंदर जो अपनी लेटेस्ट डाउनसी रिजॉल्व की वीडियो डाली थी, तो ये उसका थंबनेल है और यहाँ से आप लेयर्स देख सकते हैं उसके। तो मैंने यहाँ पर ऐसे-ऐसे कुछ वर्क कर रखा है। तो चलिए इसी बहाने आपको यहाँ पर एक बिहाइंड द सीन भी देखने को मिल गया कि मेरा वर्क फ्लो कैसे क्या रहता है। और फिर यहाँ पर जब भी हम लोग अपने फ़ोटोशॉप की किसी प्रोजेक्ट को खोलते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या-क्या देखने को मिलता है इस स्क्रीन में? मतलब प्रोजेक्ट बना लेने के बाद वाली स्क्रीन में, या फिर किसी प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद वाली स्क्रीन में। तो सबसे पहले हम लोग को लेफ्ट साइड में यहाँ पर टूल्स देखने को मिल जाते हैं। हाँ, मतलब फ़ोटोशॉप के जितने भी लगभग इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, वो सारे टूल्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मूव टूल, ब्रश टूल और टेक्स्ट टूल और ऐसे ही और भी टूल्स को मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया था। तो बेसिकली यहाँ पर हमें टूल्स देखने को मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें हमारा कैनवस देखने को मिल जाता है। कैनवस का मतलब यही है कि जहाँ पर हम लोग अपने इमेज पे वर्क करते हैं, मतलब ये वाली जो एरिया पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम लोग इसी को कैनवस कहते हैं। और यहाँ पर राइट साइड की तरफ हमें यहाँ पर पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पर लेयर्स का पैनल देखने को मिल रहा है, कलर्स का पैनल देखने को मिल रहा है, और भी बहुत सारे पैनल्स हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की एरिया में यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस देखने को मिल पा रहे हैं, हम लोग इसे मेन्यू बार कहते हैं। और इसी जगह से हम लोग अपने फोटोशॉप के अंदर मोस्टली जितनी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स रहती हैं, उसको हम लोग इनेबल डिसेबल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमारा लेयर्स है, मैं इसको ऐसे बाहर निकाल के डिलीट कर देता हूँ। या फिर आपके में मान लीजिए लेयर्स दिख ही नहीं रहा, तब आप लेयर्स को यहाँ पे कैसे वापस लाएंगे या फिर कैसे ऐड करेंगे इस पैनल्स वाले एरिया पे? तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पर मेन्यू बार पे जाना है, मतलब इस एरिया पे, और विंडो वाले एरिया पे आना है। और यहाँ पर हमें जितने भी पैनल्स रहते हैं, उन सारे पैनल्स के यहाँ पर हमें नाम देखने को मिल जाते हैं। इनेबल या फिर डिसेबल करते हैं। तो अभी हम लोग को क्या करना था कि हम लोग को यहाँ पर लेयर्स को इनेबल करना था। तो मैंने यहाँ पर लेयर्स पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर हमें लेयर्स देखने को मिल गए। और इसे हम लोग फटाक से यहाँ पर रख लेते हैं। इस यहाँ पर इसे थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, क्योंकि ये अभी थोड़ी काम की चीज़ मुझे लग रही है। और ऐसा ही आप अपने पैनल्स वाले एरिया पे जो भी चीज़ आपको काम की लगे ना लगे, आप उसे यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर विंडो वाले एरिया पे आके आप ऐड कर सकते हैं अपने नीड या फिर अपने मन के अकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शंस बार। तो ऑप्शंस बार बेसिकली क्या है? तो देखिए, हम लोग यहाँ पर जिस भी टूल पे वर्क करते हैं, जैसे कि ब्रश टूल से तो आप सभी फेमिलियर होंगे, आपने इसे कहीं ना कहीं यूज़ किया ही होगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, तो मुझे इससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रश टूल के पॉइंटर को कितना बड़ा रखना है, इसके हार्डनेस को कितना कम ज़्यादा रखना है, और इसके अलग अलग टाइप्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं।
और मोड, ओपेसिटी, मतलब जितने भी ब्रश टूल के ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो बात हो गई वर्क स्पेस के बारे में। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर ही जो हमारी कैनवस से कितनी परसेंट तक जूम हो रखी है उसका परसेंटेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये 26 लेयर्स आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये हमारा स्टेटस बार होता है और इसे हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करूंगा तो ये एक्सपेंड होकर यहाँ पर हमें ढेर सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर करंट टूल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने अभी ऐसा जो भी टूल सेलेक्ट करके रखा होगा वो टूल अब मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पर मैं लेयर्स काउंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी लेयर्स हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो देखिए बेसिकली स्टेटस बार का क्या है कि आप पहली बात इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे क्या लगता है यहाँ पर बन रहे बना रहे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कितने भी लेयर्स बन जाए, लेकिन मुझे क्या चीज़ से फर्क पड़ता है कि यहाँ पर मैंने कौन सा टूल करंट में सेलेक्ट कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पर ब्रश लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और इन केस आप अगर ऐसे फिलहाल में बिगिनर हैं, मैं समझता हूँ कि गलती हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना माउस पॉइंटर मूव टूल के पास ले आता हूँ। इन केस आपने यहाँ पर मूव टूल को ऐसे सेलेक्ट नहीं कर रखा है और यहाँ पर आप ऐसे ऐसे कुछ भी मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यार यहाँ तो ये पेंटिंग बन गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप यहाँ पर स्टेटस बार पे करंट टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आपको मतलब एक ध्यान रहेगा कि भाई कौन सी चीज़ यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है। और इन केस अगर कोई चीज़ आप ऐसे सिलेक्ट करना भूल गए माउस पॉइंटर ले आने के बाद भी, तो यहाँ पर आप ऐसे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हाँ यार अब मूव टूल मेरे यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया है। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ पहले, कंट्रोल प्लस जेड, और कंट्रोल प्लस जेड से यहाँ पे चीज़ें अंडू होती हैं और फिर कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड से इसे रीडू हो जाती हैं। तो ये तो बात हुई हमारे पिछले वीडियो के बारे में। हम लोग ने यहाँ पर बस अपने पिछले वीडियो का एक शॉर्ट रिवीजन किया और अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रेजेंट वीडियो पर। प्रेजेंट वीडियो का मतलब कि आज हम लोग यहाँ पर क्या कवर करेंगे। तो आज हम लोग बेसिकली लेयर्स के ऊपर ही बातचीत करने वाले हैं, लेयर्स और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। तो बेसिकली लेयर्स होते क्या हैं, तो लेयर्स अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊँ तो लेयर्स क्या रहता है कि आप अपने कैनवस पे ऐसा जो भी खुरापात मचाते हैं वो चीज़ ऐसा हिस्ट्री के रूप में लेयर्स में ऐसा स्टोर होके ऐसा सेव हो जाती हैं। हिस्ट्री मतलब मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपने यहाँ पर मैं ब्रश टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया, ठीक। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रश टूल से यहाँ पे ड्राइंग बनाई तो यहाँ पर ये ड्राइंग वाली डेटा लेयर 6 में ऐसा सेव हो गई, ओके। और ऐसे ही मैं यहाँ पर कुछ और करता हूँ और ऐसे ही मान लीजिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल को अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर अपने लेयर पे ऐसा क्लिक मारता हूँ तो ऐसे यहाँ पर एक टेक्स्ट आ गया हमारे कैनवस पे। तो कहने का क्या मतलब है, तो हम लोग ने यहाँ पर टेक्स्ट बनाया तो ये चीज़ एक हिस्ट्री बन गई क्योंकि इस चीज़ को हम लोग ने कुछ सेकंड्स पहले किया था। तो हिस्ट्री बन गई और ये हिस्ट्री हमारी लेयर्स के रूप में ऐसे सेव हो गई। तो देखिए ऐसे मैं लेयर्स को समझता हूँ। और इन केस अगर आप ऐसा डेफिनेशन वाइज गूगल पे सर्च करेंगे तो जो मेरा मानना है कि वो चीज़ है थोड़ा सा बाउंसर निकल जाती है। बाउंसर मतलब कि सर के ऊपर से चली जाती है। तो ये तो मेरा तरीका था लेयर्स को डिफाइन करने का। और बाकी मैं अगर सच बताऊं तो अगर आप ऐसा क्रिएटिव फील्ड में, क्रिएटिव मतलब कि अभी हम लोग एडोब फोटोशॉप का एग्जांपल ले लेते हैं या फिर किसी भी एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वहाँ पर आप किसी भी टूल का ऐसा डेफिनेशन सर्च करेंगे ना गूगल पे या फिर कहीं पर भी, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इनकेस गूगल पे से सर्च करूंगा कि टेक्स्ट टूल क्या होता है तो वहाँ पर ऐसा लिख देगा कि टेक्स्ट टूल हमारे कैनवस में टेक्स्ट ऐड करने का काम करता है। तो जब तक आप इस चीज़ को करके नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझ में आ पाएगा कि ऐसा ये चीज़ बोलने में क्या होती है और करने में क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों से कहने का ये मतलब था कि हम लोग को एडिटिंग या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड में वहाँ पर ऐसा डेफिनेशन से काम नहीं चल जाता जब तक कि हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली करके ना देखें। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर लेयर्स के ऊपर प्रैक्टिकल बातचीत करके देख लेते हैं। तो हम लोग पहले इन दोनों चीज़ों को हटा देते हैं। तो मैं पहले लेयर 7 को डिलीट कर देता हूँ और लेयर 6 को भी डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ पे ढेर सारी लेयर्स देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एकदम नीचे चले जाते हैं और बात कर लेते हैं बैकग्राउंड लेयर के बारे में। तो बैकग्राउंड लेयर देखिए क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहली जो लेयर आपको वहाँ पे देखने को मिलती है वो बैकग्राउंड लेयर होती है। तो मैं इसे एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने ये भी जाना था कि हम लोग कैसे किसी फाइल को बनाते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। फाइल क्या बेसिकली प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग न्यू फाइल वाले एरिया पे जाते हैं और फिर अगर आप चाहें तो आप इन एरियाज पे अपने वर्क के अकॉर्डिंग अपने फाइल के पिक्सल को सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्सल या फिर एक्सपेक्ट रेशियो को। और इन केस अगर आप जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो चीज आपको यहाँ पर भी नहीं मिलती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप खुद से यहाँ पर आके चीजों को मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपने विड्थ और हाइट को अगर आप यहाँ पे छेड़ेंगे
तो उसके हिसाब से आपका कैनवस रिसाइज होगा। तो इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो के अंदर कवर कर दिया है, तो फिलहाल अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे फिर से। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 1080p वाले प्रीसेट पे आ जाते हैं, जो कि है 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स। तो मैं अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग्स इसके अकॉर्डिंग ही रखने वाला हूँ, तो क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी सबसे पहली लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर की बात बताई थी स्टार्टिंग में, वो चीज़ यहाँ पे जस्टिफाई हो चुकी है। और अब हम लोग बैकग्राउंड लेयर के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर होती क्या है, उस पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो देखिए, जो चीज़ हमारे बैकग्राउंड में है वो बैकग्राउंड लेयर है, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। बैकग्राउंड लेयर क्या होती है कि जो हमारी सबसे पहली लेयर होती है किसी भी प्रोजेक्ट की, वो बैकग्राउंड लेयर होती है बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, ध्यान रखिए मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक नई लेयर बना लेता हूँ। तो नई लेयर यहाँ से बनती है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ऐसे यहाँ पर हमारी नई लेयर बन गई। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पेंट ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग कुछ भी ऐसा अगड़म बगड़म सा ड्रॉ कर देते हैं पहले। ओके। और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लेयर को बैकग्राउंड लेयर के नीचे ले जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो ये चीज़ की प्रॉपर्टी है कि बैकग्राउंड लेयर के नीचे कोई भी लेयर नहीं आ सकती। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसे नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये चीज़ नहीं आ पा रही। और इनकेस यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लेयर को ऊपर ले जाने की कोशिश करूंगा, तो ये ऊपर भी नहीं जाएगी। तो ये कुछ ऐसा है कि ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, मतलब हिलेगा नहीं किसी बात पे। तो यहाँ पर तो ये बात हो गई बैकग्राउंड लेयर की प्रॉपर्टीज के बारे में कि ये हिलता नहीं है अपने पोजीशन से। और यहाँ पर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप इसको रीनेम करना चाहेंगे, तो ये रीनेम हो जाएगी, लेकिन ये नॉर्मल लेयर पे कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ BGM, एंटर। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल लेयर बन चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या सीखा कि बैकग्राउंड लेयर ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, और इसको अगर रीनेम करेंगे तो ये नॉर्मल लेयर बन जाती है। तो ये सबसे इजी तरीका है बैकग्राउंड लेयर को ऐसा नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने का। और फिर उसके बाद जब हम लोग ने इसे ऐसा रीनेम करके ऐसा नॉर्मल लेयर बना दिया है, और अब हम लोग इसे ऊपर नीचे ऐसा कुछ भी मूव कर सकते हैं, और अभी ऐसा नॉर्मल लेयर ही बन चुका है, और अभी ऐसा नॉर्मल लेयर की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो ऐसे हम लोग अपने बैकग्राउंड लेयर को एक नॉर्मल लेयर बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल बात ये है कि बैकग्राउंड लेयर का यूज़ क्या है, कि मतलब ऐसा बस यही है कि मतलब वो ऊपर नीचे ऐसा नहीं हिलेगा। तो देखिए, उसका असली यूज़ ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे आ जाता हूँ, और मान लीजिए यहाँ पर ये जो वर्ल्ड मैप की जो बैकग्राउंड है, आप इस पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मतलब ये लेयर हिलनी नहीं चाहिए, मतलब इसकी पोजीशन ना चेंज हो और ना ही ऊपर नीचे ऐसे हो पाए। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर बनाते हैं कि ऐसे मतलब कोई भी लेयर अपनी पोजीशन से ना हिले, और उसको हम लोग लेफ्ट और राइट की साइड इनकेस ऐसा गलती हो जाती है तो उसे गलती से हिला भी ना पाए। तो बस ये होता है मेन पर्पस बैकग्राउंड लेयर बनाने का। तो चलिए, ये तो बात हो गई बैकग्राउंड लेयर के बारे में, और अब हम लोग यहाँ पर लेयर से रिलेटेड और ऑपरेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ऐसा लेयर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इनकेस आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर लेयर्स की साइज बहुत छोटी है, ये थोड़ी सी ऐसा बड़ी होनी चाहिए, मतलब आप यहाँ पे ये चाहते हैं कि आप लेयर्स की साइज को एडजस्ट कर पाए, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप इन थ्री डॉट्स पे आ जाएंगे, और यहाँ पर पैनल ऑप्शंस पे आएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स इनेबल है और फिर पैनल्स ऑप्शन पे आ रहे हैं। आपको लेयर्स वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पर फिर यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आना है, और फिर आप यहाँ पर पैनल ऑप्शंस पे आएंगे, और आप फिर यहाँ से अपनी लेयर्स की विजिबिलिटी साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसे इतना रख के देखते हैं, और ओके प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें लेयर्स की साइज थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, और ऐसे ही आप अपने हिसाब से लेयर्स की साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप जब यहाँ पे लेयर्स को देखते होंगे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ हमेशा कॉमन देख पाते होंगे कि यहाँ पर हमें ऐसा आई टाइप का बटन देखने को मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ से हमारी लेयर्स की विजिबिलिटी ऑपरेट होती है। अगर मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमारी वो लेयर ऐसे डिसेबल हो जाएगी, मतलब यहाँ पे वो चीज़ ऐसे नहीं दिखेगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं किसी ऐसी लेयर को डिसेबल करता हूँ जो कि यहाँ पर ऐसा बहुत हमें इजीली देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर मास्टर क्लास लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस लेयर को हम लोग डिसेबल करते हैं, तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पर गायब हो जाएगी। और ऐसे हम लोग इसे फिर से इनेबल कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ का बेसिकली हम लोग ऐसा लुका छुपी खेलने के लिए नहीं करते हैं। इस चीज़ का हम लोग तब यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए कि मैं अपने मूव टूल पे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर अपने मास्टर क्लास वाले लेयर को मैप के लेयर के पीछे ले आता हूँ, और इन केस अब मुझे यहाँ पर अपने मास्टर क्लास वाले लेयर पे वर्क करना है, तो मतलब मास्टर क्लास वाली लेयर हमें दिखनी तो चाहिए, तब ना वर्क करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमें अपनी मैप एनिमेशन वाली लेयर को डिसेबल करना होगा। तो उसे यहाँ पर हम लोग ऐसे डिसेबल कर देते हैं। तो मैप एनिमेशन वाली लेयर हमारी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर इसे अगर डिसेबल करता हूँ, तब हमारे यहाँ पर मास्टर क्लास वाली टेक्स्ट ऐसी दिखाई देगी। तो ऐसे सिनेरियोस में हम लोग लेयर विजिबिलिटी का यूज करते हैं, और बाकी अभी चीज़ों को एज इट इज रीसेट कर देते हैं।
ओके, अब सारी चीज़ सेट हो गई हैं और अब हम लोग यहाँ पर अपने कैनवस को भी थोड़ा-सा ऐसे छोटा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक और चीज़ भी नोटिस कर पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं अपनी जब भी माउस की व्हील को ऊपर-नीचे ऐसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर व्हील अप, व्हील डाउन या फिर मैं अपने कीबोर्ड में ए, बी, सी, डी कुछ भी ऐसा लिखता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसे अपीयर हो जा रही है। तो मैंने यहाँ पर एक और चीज़ भी इनेबल कर दी है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड या फिर माउस से कुछ भी कॉम्बिनेशन ऐसा प्रेस करूँगा या फिर अपने माउस से राइट और लेफ्ट की साइड क्लिक करूँगा, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसे मतलब तुरंत यहाँ पे लिखी हुई दिखाई दे जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत बार क्या रहता है कि कुछ भी आप ऐसे शॉर्टकट दबाए, नहीं दबाए या फिर अपने माउस के अंदर किसी बटन को क्लिक किए, तो ऐसा कभी-कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार ये चीज़ हुआ कैसे? मतलब बहुत बार कोई चीज़ अगर मैंने बताया या फिर मैंने चीज़ों को मिस कर दिया बताना, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने यहाँ पर इस सेटिंग को भी इनेबल कर दिया है। और फिर बैक टू द टॉपिक, और यहाँ पर मैं आप सभी को एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताना चाहता था, वो ये चीज़ है कि अगर आप इस आइकन पे जाएँगे और यहाँ पर आप राइट क्लिक मारेंगे, तो यहाँ से आप अपने एडोब फोटोशॉप को फुल स्क्रीन मोड पे देख सकते हैं। उसके भी बहुत तरीके हैं, जैसे कि यहाँ पर तो ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ये खुला रहता है। अगर मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार पे क्लिक करूँगा, तो ऐसे हमारी जो विंडोज़ की टास्क बार होती है, वो ऐसा गायब हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आकर अगर फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर हमारे कैनवस में ऐसे जो भी चीज़ बनी हुई है, वो चीज़ यहाँ पर ऐसे दिख जाएगी। और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड विथ मेन्यू बार पे आ जाता हूँ, तो ऐसे मतलब कंसंट्रेट करना और इजी हो जाता है। और फिर उसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर मास्टर क्लास और मैप एनिमेशन वाली लेयर को, और यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग मान लीजिए इस लेयर को आगे पीछे करेंगे, तो ये भी ऐसा मूव करें। तो उसके लिए सबसे पहले मास्टर क्लास वाली लेयर पे आ जाते हैं और कंट्रोल को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पे, और फिर यहाँ पर हम लोग अपनी मैप एनिमेशन वाली लेयर पे आ जाते हैं। तो मैप एनिमेशन वाली लेयर इधर है, तो इसे फिर क्लिक करते हैं और फिर राइट क्लिक मारते हैं और यहाँ पर कर देते हैं लिंक लेयर्स पे क्लिक। तो यहाँ से हमारी दोनों लेयर्स लिंक हो चुकी हैं। और अब हम लोग यहाँ पर किसी भी लेयर को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि मैं मास्टर क्लास वाले पे कर्सर ले जाता हूँ और इसे मूव करता हूँ, तो यहाँ पर मैप एनिमेशन वाली भी टेक्स्ट ऐसे मूव होगी। तो ऐसे हम लोग दो लेयर्स को इंटरलिंक करके ऐसे हम लोग उन चीज़ों को मूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इन केस आपको मान लीजिए ऐसे मल्टीपल लेयर्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इस एरिया को। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इन सारी लेयर्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर अपने पहले लेयर पे आ जाऊँगा और एकदम नीचे की लेयर पे आकर शिफ्ट प्रेस करूँगा, यानी कि बैकग्राउंड लेयर पे, तो ऐसे भी हमारी सारी लेयर सेलेक्टेड हो जाएँगी। तो इन सारी चीज़ों को करने का रीज़न क्या है? तो मैं सारी लेयर्स को इसलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ऐसे आपको दिखा पाऊँ कि कैसे हम लोग लेयर्स को मर्ज करते हैं इन अ सिंगल यूनिट। तो मैं उसे आपको यहाँ पे लगे हाथ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी सारी लेयर सेलेक्टेड हो गई हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट और ई को प्रेस करूँगा, तो हमारी सारी लेयर्स वो है ना सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो कि बेसिकली हमारी बैकग्राउंड लेयर बन जाएगी। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को मर्ज करते हैं और फिर ये ऐसे हमारी बैकग्राउंड लेयर बन जाएगी। और फिर यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ को मूव करूंगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा नहीं मास्टर क्लास वाली टेक्स्ट मूव कर रही है, यहाँ पर ये ऐसा पूरा बंडल टाइप का बन गया है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर चीज़ों को मर्ज अप करके ऐसा लॉक कर सकते हैं सारी चीज़ों को। और इनकेस फ्यूचर में मुझे इस चीज़ पे वर्क ऐसा नहीं करना है, तो मैं ऐसे चीज़ों को मर्ज अप करके रख लेता हूँ। नहीं तो मोस्टली मेरी क्या प्रेफ़रेंस रहती है कि मैं चीज़ों को ऐसे सेग्रीगेट करके रखूँ, मतलब कि अलग-अलग करके रखूँ। और इन केस मान लेते हैं हम लोग को यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को अपने ऐसा मर्ज लेयर में इंक्लूड करना है, तो उसे कैसे करेंगे? तो पहले इसे हम लोग कंट्रोल प्लस सेट करके इसे अनडू कर लेते हैं। और इन केस मुझे यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक की सीरीज़ में ऐसा लेयर को सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो शिफ्ट को प्रेस करे रहेंगे मैप एनिमेशन से लेके, उसके बाद हम लोग मास्टर क्लास पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी लेयर्स ऐसे सिलेक्ट हो जाएंगी। और फिर हम लोग यहाँ पर कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे, तो ये ऐसा मर्ज लेयर बन जाएगी। मास्टर क्लास और मैप एनिमेशन के बीच में जितनी भी लेयर्स हैं उन सारी लेयर्स, तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पर मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे हम लोग ने यहाँ पर मर्ज के बारे में जाना, ऐसे ही लेयर्स को भी ग्रुप अप कर सकते हैं। तो मैं इसे करके दिखाता हूँ। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी यहाँ पर टेक्स्ट है, हम लोग उसको कैसे ग्रुप अप करेंगे? तो उसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले ऐसा शिफ्ट से जितनी भी हमें यहाँ पर अपनी टेक्स्ट वाइड अप करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर हमारी ग्रुप 1 नाम की फ़ोल्डर बन चुकी है, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट के सारे टेक्स्ट ऐसे स्टोर हो रखे हैं। और फिर ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर लेने के बाद अब मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके देखते हैं।
यहाँ पर हम लोग ओपेसिटी को ऐसे कम कर देते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी टेक्स्ट हैं उन सबकी ओपेसिटी यहाँ पर एकदम सेम लेवल में लो हो चुकी है। ऐसा नहीं मतलब इसकी ज़्यादा इसकी कम। तो इसलिए मेरा यहाँ पे क्या मानना है कि आप मर्जिंग से अच्छा हमेशा ग्रुपिंग का यूज़ किया करिए, क्योंकि ग्रुपिंग में क्या है ना कि आप ऐसे मतलब जिन भी ऑब्जेक्ट्स को ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे, ऑब्जेक्ट्स नहीं लेयर्स को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, उन सारे लेयर्स पे आप कलेक्टिवली किसी भी ऑपरेशन को कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं कोई इफेक्ट लगाऊंगा तो वो इफेक्ट इस ग्रुप के अंदर जितनी भी चीज़ है वो सब पे लग जाएगा। और इन केस मान लीजिए मैं अगर ग्रुप से किसी चीज़ को बाहर भी निकालना चाहता हूँ तो बस उसे ऐसे पकड़ के ऐसे बाहर कर देना है, तो वो चीज़ ऐसे बाहर हो जाएगी, मतलब एक्सक्लूड हो जाएगी बेसिकली। तो ऐसे हम लोग ग्रुपिंग का यूज़ करते हैं। और बाकी मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने चीज़ों को तो ग्रुपिंग कर लिया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मास्टर क्लास को मूव करूंगा तो यहाँ पे एड और जेड वाली चीज़ मूव नहीं कर रही। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम चाहते हैं कि सारी टेक्स्ट यहाँ पे मूव करें जो ग्रुप के अंदर है, तो वो कैसे होगी? तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पर अनलिंक करना पड़ेगा मास्टर क्लास और मैप एनिमेशन को। और फिर चीज़ों को अनलिंक कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स पे इनेबल ऐसे करके रखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग जब ऐसे चीज़ों को मूव करने की कोशिश करेंगे, अभी भी चीज़ें मूव नहीं हो रही, कोई बात नहीं। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग थ्री डॉट्स पे जाएंगे और अलाइन टू में आकर कैनवस पे क्लिक कर देंगे। और अब हम लोग यहाँ पर अलाइनमेंट के बटन्स को क्लिक करेंगे तो चीज़ें अब मूव हो पाएंगी। तो मैं ऐसे यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, ऐसे राइट बीच में, मतलब जैसे भी मैं अपनी नीड है हम वैसे चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। एक मिनट, ग्रुप 1 पे सेलेक्ट करके रखना है। अब अलाइन करके देखते हैं, लेफ्ट राइट मिडल। तो ऐसे आप ग्रुप वाले फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार ऐसे आप अपने ग्रुप वाले फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही एक यूजफुल फीचर है फोटोशॉप के अंदर। और फिर यहाँ पर बहुत लेयर्स के बारे में बातचीत हो गई, अब हम लोग थोड़े और फीचर्स को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं कि स्काई रिप्लेसमेंट हम लोग एडोब फोटोशॉप के अंदर कैसे करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर लेयर्स के बारे में बहुत बातचीत हो गई, अब हम लोग थोड़ा सा लेयर से ऐसा ब्रेक ले लेते हैं और अब हम लोग थोड़े दूसरे फीचर्स को भी कवर अप कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट की बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी फोटो या फिर इमेज के अंदर स्काई को रिप्लेस करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि हमें फोटो या फिर इमेज चाहिए, तो हम लोग पहले उसका जुगाड़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउज़र पे आ जाता हूँ। तो उन चीज़ों का जुगाड़ करने के लिए मैं यहाँ पर पेक्सेल्स की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, pexels.com। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टॉक फोटोज़ या फिर स्टॉक वीडियोस भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने जब डाविंची रिज़ॉल्व वाली चीज़ों को कवर किया था, तब मैंने स्टॉक वीडियोस मोस्टली यहीं से ही उठाए थे। चलिए बैक टू द टॉपिक। अभी हम लोग यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट करने के लिए एक अच्छी सी इमेज खोजने वाले हैं। तो हम लोग एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि कुछ हमें यहाँ पे काम की चीज़ मिल पाएगी क्या। एक मिनट, ये एग्जांपल मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगा, तो इसे हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, सेव। और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग किसी और ऐसी स्काई वाली इमेज को ले लेते हैं जहाँ पर मतलब स्काई ऐसी थोड़ी अच्छी सी दिखे, ऐसा नहीं कि बहुत बोरिंग सी स्काई दिखे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, हॉरिजन, HORIZON, हॉरिजन, एंटर। और यहाँ से हम लोग किसी स्काई को उठा लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे एरिया पे जो भी स्काई मिलते हैं ना, वो ऐसे देखने में थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है, इससे काम चला लेते हैं। तो इसे भी मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड सेलेक्टेड साइज, और सेव कर लेते हैं। और फिर इसे भी बैक कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। देखते हैं जो समय इंटरेस्टिंग लगेगा उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास ढेर सारे एग्जांपल्स रहते हैं तो बढ़िया ही रहता है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स की कमी नहीं मिलती। तो इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं और बाकी अब हम लोग फिलहाल अपने एडोब फोटोशॉप के अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने होम आइकन पे आ जाते हैं। यहाँ पर होम आइकन तो इनेबल नहीं हो रखा है, तो उसे कैसे इनेबल करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, एस्केप, एक मिनट, इसे क्लिक करके अब एस्केप मारेंगे तो बाहर आ जाएंगे होम स्क्रीन। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग उस इमेज को ले आएंगे जिसकी स्काई को हमें रिप्लेस करना है। तो हम लोग को इस इमेज की स्काई को रिप्लेस करना था, तो इसे यहाँ पर ऐसे हम लोग ले आते हैं, छोड़ देंगे ऐसे, ओके। तो यहाँ पर ये हमारी स्काई है। हम लोग स्काई को यहाँ से दो तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। एक तरीका ये कि हम लोग यहाँ पर एडिट वाले एरिया पे जाएंगे और यहाँ से स्काई रिप्लेसमेंट का यूज़ कर लेंगे। लेकिन एक जुगाड़ू तरीका आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जिससे मतलब यहाँ पर हमें एक सिलेक्शन बनाना होगा और जिस इमेज से हमें स्काई को रिप्लेस करना होगा उसको हम लोग ऐसा पीछे लगा देंगे। एक बार इसे करके देख लेते हैं तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ अपने स्काई का या फिर अपने ग्राउंड वाले एरिया का। तो हम लोग यहाँ पर अपने सिलेक्शन को कैसे बनाएंगे, बेसिकली स्काई को कैसे हटाएंगे इस इमेज से। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट वाले एरिया पे आना है और यहाँ पर हम स्काई पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि एडोब फोटोशॉप ऑटोमेटिकली ऐसा स्काई को पिकअप कर लेगा, जो मतलब एडोब फोटोशॉप समझ पा रहा है कि क्या चीज़ यहाँ पे स्काई है, उस चीज़ को यहाँ पर वो पिकअप करेगा।
जैसे कि मतलब इतनी एरिया एडोब फोटोशॉप के हिसाब से स्काई में आती तो वो ऐसे उसे पिकअप कर लेगा। तो यहाँ पर ऐसे हमारी स्काई सेलेक्टेड हो चुकी है और अब मैं यहाँ पर डिलीट को प्रेस करूंगा तो यहाँ पर हमें ये ऐसी ऑप्शन आ जाएगी। मतलब यहाँ पर बेसिकली मैं ये रिमाइंड किया जा रहा है कि हम लोग ने अपने बैकग्राउंड लेयर को एक नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं किया फिलहाल, तो इससे पहले एक अपनी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और ओके प्रेस करते हैं और अब मैं इसे डिलीट करूंगा तो यहाँ पर ऐसे हमारी स्काई डिलीट हो जाएगी। और अब क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे वो स्काई ले आते हैं तो यहाँ पर हमारी स्काई से डिलीट हो गई। और फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपनी उस इमेज को ले आते हैं जिसकी स्काई हमें यहाँ पर लगानी है। तो हम लोग अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं और फिर इस इमेज को हम लोग उठा के यहाँ पर कैनवस पे छोड़ देते हैं कुछ ऐसे, और फिर इसे हम लोग यहाँ पर अच्छे से रिसाइज कर लेते हैं। 1 मिनट ऐसे। तो ये अब ठीक है। और अब हम लोग इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी ये चट्टान या फिर लैंड वाले इमेज को इसके ऊपर ले आते हैं कुछ ऐसे ऐसे। और अब ऐसे यहाँ पर हमारी स्काई इजिली रिप्लेस हो चुकी है। तो ये तो था एक बहुत बेसिक तरीका स्काई को रिप्लेस करने का। ये मतलब बहुत सारे सिनेरियोज में वर्क करता है या फिर नहीं भी करता है कभी कदार, तो ये एक जुगाड़ू तरीका है इसलिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर मैं आप सभी को एक और चीज बताने वाला हूँ। वो बात ये है कि यहाँ पर हम लोग ने स्काई रिप्लेसमेंट की बात कर ही ली, लेकिन उसी के साथ हम लोग ने यहाँ पर मास्किंग भी कर ली। तो मास्किंग होती क्या है बेसिकली, तो देखिए हम लोग मास्किंग में क्या करते हैं कि मास्किंग में हमारा ऐसा कोई भी वीडियो या फिर इमेज रहता है, उसमें से हम लोग अपनी वांटेड चीजों को सेपरेट कर देते हैं अनवांटेड चीजों से। तो बस इस छोटे से प्रोसेस को हम लोग मास्किंग कहते हैं। और मास्किंग के साथ हम लोग यहाँ पर एक और टर्म को भी जानते हैं जिसे हम लोग अल्फा कहते हैं। अल्फा बेसिकली होता क्या है मैं उसे भी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग इन सारी चीजों को एक बार फिर से बना के देखते हैं। तो मैं इन दोनों चीजों को डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। और हम लोग ने यहाँ पर 2 इमेज को डाउनलोड की थी, इस बार हम लोग दूसरी इमेज को लेके देखते हैं। तो इसे भी हम लोग यहाँ से हटा देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चीजों को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग अपने फाइल मैनेजर पे आ जाते हैं, अरे फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं और यहाँ पर इस इमेज को हमें यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी पहाड़ वाली इमेज को यहाँ पे ले आते हैं कुछ ऐसे, और इसे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे पहाड़ वाली इमेज आ गई। और यहाँ पे पहले हम स्काई को हटा लेते हैं। तो स्काई को हटाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसे ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग आएंगे अपने सेलेक्ट वाले एरिया पे, यहाँ पे स्काई पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से हमारी स्काई सेलेक्टेड हो जाएगी। और फिर इसको हम लोग बाद में डिलीट कर दे रहे थे। लेकिन 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर रहे थे एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट वाले एरिया पे जाके अपनी स्काई को सिलेक्ट कर ले रहे थे। मतलब ये है कि हमारी स्काई ऐसे मास्क बन जा रही थी और ये जो पहाड़ वगैरह है ये हमारी मास्क आउट हो जा रही थी, और यहाँ पर हम लोग अपने मास्क की गई चीज को डिलीट कर दे रहे थे। और अब ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर स्काई को सेलेक्ट कर लिया है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर इस बटन पे आकर इसे प्रेस करते हैं। और जैसे मैंने इसे प्रेस किया तो यहाँ पर हमारी जो सिलेक्टेड चीज थी यानी कि स्काई, अब खाली वो दिख रही है और यहाँ पे जो पहाड़ बिहड़ थे वो चीज अब गायब हो गए। तो इसी को हम लोग बेसिकली अल्फा बोलते हैं। तो एक बार फिर से डिस्कस करते हैं अल्फा होता क्या है। तो देखिए हम लोग कहीं पर भी ऐसा फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे और वहां पर हम लोग चीजों को जब मास्क इन या फिर मास्क आउट करेंगे तब अल्फा हमारा ऑटोमेटिकली बन जाता है। और अल्फा बेसिकली क्या होता है, वहां पर हम लोग को मास्क इन की गई चीज और मास्क आउट की गई चीज दिखती है इन अ ब्लैक एंड व्हाइट कलर। तो यहाँ पर हम लोग को जो मास्क की गई चीज है वो व्हाइट कलर में ऐसे दिखती है, और जो ब्लैक कलर की चीज है वो मास्क आउट की गई चीज है। तो बस इसे हम लोग अल्फा बोलते हैं। और बेसिकली अल्फा का हम लोग क्यों यूज करते हैं, जब हम लोग ऐसे भी मतलब एक अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सिलेक्टेड चीज क्या है, तो हम लोग अल्फा का यूज इसलिए करते हैं कि मान लीजिए हम लोग को अपने सिलेक्शन को और प्रिसीजन से देखना है, प्रिसीजन नहीं प्रिसाइजली देखना है, तो तब हम लोग अल्फा का यूज करके उसे ऐसे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि अल्फा के अंदर चीजें ब्लैक एंड व्हाइट कलर के अंदर दिखती है। तो मतलब ब्लैक का ऐसा सीधे समझ में आता है कि वो चीज एक्सक्लूडेड है, और व्हाइट कलर का मतलब ये समझ जाते हैं कि व्हाइट कलर में जो भी चीज यहाँ पे दिख रही है वो चीज इंक्लूडेड है। तो बस यही होता है अल्फा का काम। और बाकी हम लोग यहाँ पर अपना स्काई रिप्लेसमेंट कर ही लेते हैं जैसे कि मैंने बोला था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इसे ऐसे डिलीट कर देंगे। 1 मिनट, यहाँ पे हम लोग ने क्या गलती की कि हम लोग अल्फा वाले लेयर पे ऐसे क्लिक करके डिलीट कर रहे थे, तो ऐसे अल्फा वाली लेयर ही डिलीट हो जा रही थी। एक बार मैं कंट्रोल प्लस सेट क्लिक करता हूँ। तो हम लोग ने अभी क्या गलती की कि हम लोग ने अपने अल्फा वाले लेयर को सिलेक्ट करके डिलीट को प्रेस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पर डिलीट ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन का इन्फॉर्मेशन रहता है वो अल्फा में ऐसा प्रेजेंट रहता है, और हम लोग ने यहाँ पर अल्फा ही डिलीट कर दिया। तो ऐसे हमारी सिलेक्शन गायब हो गई। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, और कभी भी हम लोग को ऐसी चीज़ों को डिलीट करना है तो हम लोग अपने इस लेयर पे आके तब चीज़ों को डिलीट करेंगे। लेकिन फिलहाल जब हम लोग ने अल्फा को इनेबल किया है तब यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो जाता है, क्योंकि याद करिए हम लोग को स्काई रिप्लेसमेंट में क्या करना था कि हम लोग को यहाँ पर इस पहाड़ या फिर लैंड वाले एरिया को दिखाना था और स्काई को हटा देना था। लेकिन यहाँ पे स्काई सिलेक्टेड हो गई है, अब क्या करें।
तो कुछ नहीं, हम लोग अपने अल्फा या फिर मास्क को इन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग अपने कीबोर्ड पे Ctrl+I प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारी ऐसे मास्क इन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर हम लोग को चीज़ों को इन्वर्ट नहीं करना है, हमें चीज़ों को वहाँ पे इन्वर्ट करना है जहाँ पर हमने सिलेक्शन बनाया था, यानी कि अल्फा पे। तो प्रेस करते Ctrl+I और अब देखिए हमारी सिलेक्शन ऐसे इन्वर्ट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर अपनी स्काई को ले आता हूँ, स्काई मतलब कि मैं उस इमेज को ले आता हूँ जहाँ से हमें स्काई को रखना है। तो फाइल एक्सप्लोरर पे चले जाते हैं और इस इमेज को उठा के यहाँ पे ऐसे रख देते हैं और इसे ऊपर रख देते हैं ऐसे। 1 मिनट थोड़ा सा इसे स्ट्रेच आउट कर देते हैं। तो चीज़ों को स्ट्रेच आउट करने के लिए हम लोग इस बटन को ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें तो स्ट्रेच आउट हो नहीं रही, ये चीज़ें ऐसा ज़ूम हो जा रही हैं। तो ढंग से कैसे चीज़ों को स्ट्रेच आउट करेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करे रखना है और अब हम लोग ऐसे चीज़ को स्ट्रेच करेंगे, तो ये चीज़ ऐसे स्ट्रेच आउट हो जाएगी, कुछ ऐसे। और अब हम लोग इसको इसके नीचे ले जाते हैं। तो ये देखिए ऐसे हमारी स्काई रिप्लेसमेंट हो जाती है। हाँ, अभी हम लोग ने ये जुगाड़ू तरीके से किया है, तो इसलिए यहाँ पर बहुत परफेक्शन नहीं समझ में आ रही है। बस हम लोग यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस को लो करेंगे, तो ये चीज़ थोड़ी-सी सही लगेगी फिर, तो मैं उसे कर ही देता हूँ। बस ऐसे। ओके, कुछ इतना ये ठीक लग रहा है अब। और बाकी ऐसे हम लोग जुगाड़ू तरीके से स्काई रिप्लेसमेंट करते हैं। और अब प्रॉपर तरीके की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग अल्फ़ा को हटा देते हैं और इस लेयर को भी हटा देते हैं। 1 मिनट। ओके। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एडिट वाले एरिया पे आएंगे और यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग स्काई वाले एरिया पे इस आइकन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ पर हम लोग ब्लू स्काई में से किसी भी स्काई को ऐसा अपना पिकअप कर सकते हैं। और बाकी ये हमारा वो वाला वर्जन है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर और स्काई के ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ से और तरह की स्काई को भी ऐसे पिकअप कर सकते थे। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई ऐसा रैंडम सा स्काई ले लेता हूँ और हम लोग इसी से काम चला लेते हैं। और फिर यहाँ से मैं चाहूँ तो मैं अपनी स्काई की सॉफ्ट एजेस या फिर फेड एज या फिर ब्राइटनेस, टेम्परेचर, स्केल, इन सारी चीज़ों को भी एडजस्ट कर सकता हूँ। और बाकी स्काई रिप्लेसमेंट में बस ये फ़ायदा रहता है कि हम लोग को ऐसा मतलब कोई बाहर से ऐसे स्काई को उठाना नहीं पड़ता है कि मतलब हम लोग किसी इमेज को लाएँ स्काई रिप्लेसमेंट करने के लिए, वो सब कोई झंझट नहीं रहती। बस यहाँ से एडिट पे गए, स्काई रिप्लेसमेंट को खोजें और यहाँ पर स्काई को ऐसा हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम लोग उसकी चीज़ को कम ज़्यादा ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम लोग स्काई रिप्लेसमेंट करते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। और बाकी आप इन सेटिंग्स को अपने से चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जैसे स्केल से क्या होता है कि आपकी स्काई में थोड़ी सी ऐसे वेरिएशन आ जाती है। जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा तो देख रहे हैं यहाँ पे बादल थोड़े से बदल गए और टेम्परेचर से आप समझ ही रहे हैं कि स्काई ऐसे हमारी वार्म या फिर थोड़ी सी ब्राइट हो जाती है। ब्राइट मतलब कि जैसी स्काई हमें दिन के समय देखने को मिलती है वैसी, मतलब एकदम क्लियर ब्लू कलर की स्काई। और बाकी ब्राइटनेस का तो आप जानते ही हैं कि इससे क्या होता है, इसको अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो चीज़ें ब्राइट हो जाएंगी, इसे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी इसे डल हो जाएंगी। या फिर ऐसे इसको समझ लीजिए कि अगर इसको राइट साइड में जितना ले जाएंगे तो उतना लगेगा कि ये डे वाले समय का स्काई है, और राइट साइड में इसको जितना ले जाएंगे उतना ये लगेगा ऐसा कि ये भोर वाले या फिर शाम के समय का स्काई है। तो ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और बाकी शिफ्ट और फेड एज क्या करते हैं मैं वो भी बता देता हूँ। तो शिफ्ट एज क्या है कि आप इसको जितना ऐसे नीचे ले जाएंगे मतलब ये उतना मतलब ये ऑब्जेक्ट के पास ऐसे मिक्सअप होने की कोशिश करेगा। मैं इसे थोड़ा सा ऐसा करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर स्काई और ये जो माउंटेन वाली एरिया है ये ऐसे मिक्सअप हो गई है यहाँ पर। तो शिफ्ट एज का बेसिकली यही काम है। और ऐसे फेड एज का क्या है कि ये आपके एजेस को फेड बना देगा। तो ये थोड़ी सी ऐसा प्रैक्टिकल वाली चीज़ है, तो इसे आप खुद से करेंगे तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। और बाकी स्काई रिप्लेसमेंट वाले पार्ट में बस इतना ही। और फिर स्काई रिप्लेसमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पोर्ट्रेट वाले प्रीसेट को सिलेक्ट करके एक नई फाइल बनाएंगे। तो क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं और फिलहाल हम लोग यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बारे में पहले समझने वाले हैं और फिर इसका यूज़ हम लोग यहाँ पर लेयर मास्क में करने वाले हैं। तो यहाँ पर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर ऐसे लोकेट हो रखी रहती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फोरग्राउंड कलर देखने को मिल जाता है और उसके बाद बैकग्राउंड कलर। तो फिलहाल दोनों ही ब्लैक हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फोरग्राउंड कलर के बारे में। तो फोरग्राउंड कलर वो होता है जो कलर हमारी ब्रश या फिर पेंसिल पे यूज करने के बाद हमें यहाँ पर ऐसे दिखाई दे। जैसे कि हमारे यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेलेक्टेड हो रखा है, तो इसलिए जब मैंने पेंट ब्रश का यूज करके मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की, यहाँ पर ऐसे ब्लैक कलर की चीजें ड्रॉ हो रही हैं। तो ये होता है हमारा फोरग्राउंड कलर जो हमारे पेंसिल और ब्रश के कलर को अच्छा दिखाता है। और बाकी बैकग्राउंड कलर नाम से ही समझ में आता है, ये हमारे बैकग्राउंड का कलर होता है। मतलब जो कलर हमें यहाँ पर कैनवस पे ऐसा देखने को मिलता है, जो कि व्हाइट है फिलहाल। और बाकी हम इन दोनों चीज़ों को ऐसा इंटरचेंज कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने यहाँ पर इसे व्हाइट कर लिया और अब मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा पेंट करूंगा तो चीज़ें यहाँ पर व्हाइट दिखाई देंगी। तो बस यही होता है फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। और अब हम लोग लेयर मास्क के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने कैनवस पे इसे हम लोग पूरे कलर से फिलअप कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ। ओके, कुछ ऐसा, इसे हम लोग यहाँ पर पूरा ऐसे पेंट अप कर देते हैं। तो ब्रश की साइज को एकदम बड़ा कर लेते हैं, इससे ज़्यादा पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना बड़ा हमारे ब्रश का साइज हो चुका है। तो बस एक क्लिक मारा ऐसे पूरा हमारा कैनवस में कलर फिल हो चुका है। तो ये था एक स्मार्ट तरीका। और अब हम लोग लेयर मास्क के बारे में समझने वाले हैं। तो लेयर मास्क का यूज करने का पर्पस क्या होता है? तो लेयर मास्क से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी लेयर की चीज को हाइड अप करते हैं। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये चीज ऐसे सुनने में समझ उतनी अच्छे से नहीं आ रही, तो इसे हम लोग प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक हम लोग मोबाइल की पेंची लगा देंगे और उससे यहाँ पर हम लोग एक करेक्टर बाहर निकलता हुआ ऐसे शो करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाता हूँ और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपने टिल्टेड मोबाइल की पेंजी को ऐसे ले आते हैं पहले, कुछ ऐसे। और अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक कैरेक्टर को ले आते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने घोस्ट वाला एग्जांपल लिया था। हाँ, वो जो ऐसा गेम वाला कैरेक्टर था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं उसे यहाँ पर ऐसे ले आता हूँ। तो इसे थोड़ा सा इधर करते हैं और इसे उठा के इधर ऐसे रख देते हैं। 1 मिनट पहले इसे डन कर लेते हैं। और अब हम लोग जाते हैं अपने फाइल एक्सप्लोरर पे और इसे ऐसा उठा के इधर रख देते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कुछ सेटअप करेंगे और इसका जो हाथ पैर बाहर दिखाई दे रहा है इसे हम लोग कैसे इरेज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग लेयर मास्क के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं ऐसे पहले डन पे क्लिक कर दूंगा और फोन की लेयर पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग मैजिक फॉन्ट टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के पास ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने पहले मैजिक फॉन्ट टूल को सेलेक्ट कर रखा था, तो इसलिए वो चीज़ यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रही है। तो हम लोग इसे यहाँ पर फोन के इस एरिया पे रख देते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा हमारा सिलेक्शन आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी इस इमेज पे आ जाते हैं और इसका हम लोग एक लेयर मास्क बना लेते हैं और इसकी हम लोग एक कॉपी बनाएंगे। तो प्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पर Ctrl+J। 1 मिनट, मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड शॉर्टकट अपीयर करने वाली चीज़ को भी यहाँ ले आता हूँ। ओके, तो वो चीज़ आप यहाँ पे ऐसे दिखाई देगी। तो यहाँ पर ऐसे हमारी कॉपी बन चुकी है और फिर हम लोग इस कॉपी वाले मास्क पे आके इस वाले लेयर मास्क पे हम लोग अपने मास्क को इन्वर्ट कर लेंगे। तो Ctrl+I और ऐसे हमारा मास्क इन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ से अपने कैरेक्टर के हाथ पैर को हटा देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। इस लेयर पे आ जाते हैं और अपने ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो ये पूरा ऐसे गायब हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो इसकी साइज को हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे पहले, कुछ इतना नहीं, इससे बड़ा कर लेते हैं। ओके, इतना ठीक है, तो काम चल जाएगा इतने में। और इसे अब बंद कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग फोरग्राउंड कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ओके, प्रेस करते हैं और अब हम लोग अपनी लेयर मास्क को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और फोरग्राउंड कलर को हमें यहाँ पर ब्लैक रखना है और इसे हम लोग ऐसे इरेज कर लेते हैं, कुछ ऐसे। इधर भी इसे इरेज कर लेते हैं अच्छे से ऐसे। थोड़ी सी यहाँ पे परफेक्शन ले आते हैं। 1 मिनट, इसे थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं, तो ऐसे एरर होने के चांसेस कब रहेंगे। अब ठीक है। तो ऐसे हम लोग इसे क्लीन अप कर लेते हैं और अब इसे हम लोग छोटा कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे भी हम लोग लेयर मास्क का यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि लेयर मास्क से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने मास्क की गई चीज को ऐसा इरेज करते हैं एक तरह से। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने अनवांटेड चीजों को ऐसे इरेज आउट कर दिया और यहाँ पर मैंने लेयर मास्क का एक एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश की। तो ऐसे हम लोग लेयर मास्क का यूज करते हैं कि हम लोग ऐसे इससे बेसिकली अपने सिलेक्शन को इरेज आउट करते हैं। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि हम लोग को जब चीजों को इरेज करना है तो हम लोग को यहाँ पर इस लेयर मास्क को सिलेक्ट करके चीज़ों को इरेज करना होता है। नहीं तो अगर आप इसको पकड़ के ऐसे इरेज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे पेंटिंग होने लगेगी। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और बाकी ये ध्यान रखना है कि फोरग्राउंड कलर हमेशा ब्लैक पे सिलेक्टेड रहे। नहीं तो अगर हम लोग यहाँ पे व्हाइट पे सिलेक्ट करके चीज़ों को करेंगे तो देख लेते तब क्या होगा। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें रीअपियर होने लगेंगी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि ऐसे हम लोग अपनी चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं इनकेस अगर कोई गलती या फिर एरर आ गई है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ऐसे हम लोग लेयर मास्क का यूज़ करते हैं। इन्वर्ट करूंगा तो ऐसे हम लोग चीज़ों को हटा सकते हैं। तो ये है लेयर मास्क का यूज़। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने स्टार्टिंग में लेयर मास्क की डेफिनेशन बताई होगी तब आपको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ नहीं आई हुई, लेकिन जब हम लोग ने इसको प्रैक्टिकली करके देखा तब आपको इसके बारे में कुछ ऐसा
फील आया होगा कि हाँ ये चीज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए लेयर मास्क में बस इतना ही। और बाकी एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट का एग्जांपल यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ। तो वो ऐसा इसलिए कि क्योंकि हम लोग ने कुछ देर पहले अल्फा के बारे में जाना था कि वहाँ पर जो ब्लैक कलर की चीज रहती है वो चीज एक्सक्लूड वाली चीज रहती है, और जो व्हाइट कलर वाली चीज रहती है वो चीज इंक्लूड वाली रहती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेसिकली अपने अल्फा पे वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट का यूज कर रहे हैं। तो ऐसे आप देख रहे होंगे कि मैं जब ब्लैक का यूज कर रहा हूँ तो चीजें यहाँ से कट आउट हो जा रही हैं, और जब मैं व्हाइट का यूज कर रहा हूँ तो चीजें यहाँ पर ऐसे एडअप होने लग रही हैं। तो बस यही पर्पज है इन चीजों का यूज करने का। और फिर लेयर मास्क के बाद हम लोग यहाँ पर रास्टर मास्क और वेक्टर मास्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मास्क से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज क्या होती है। तो अगर हम लोग इस इमेज को यहाँ पे जूम करने चाहते हैं तो ऑल्ट करके इसे जूम करते हैं कुछ ऐसे, तो हम लोग को यहाँ से ये पता चलता है कि ये इमेज ढेर सारे पिक्सल से बनी है। पिक्सल्स मतलब कि यहाँ पे आप ढेर सारे स्क्वायर्स देख सकते हैं, इसी को पिक्सल्स बोलते हैं। और पिक्सल से ये जो इमेज बनी है इसको हम लोग रेस्टर इमेज बोलते हैं, जो कि पिक्सल से बनी रहती है। और रेस्टर इमेज की ये खासियत होती है कि इसे हम लोग कभी भी जैसे जूम इन करेंगे तो ऐसे में पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं। और फिर वेक्टर इमेज क्या होती है, वेक्टर इमेज में क्या होता है कि हम लोग उससे कहीं पर भी जूम करेंगे तो उसमें ऐसा पिक्सल्स देखने को नहीं मिलते, उसमें ऐसा कलर ही हमें सिर्फ देखने को मिलता है। तो एक बार मैं यहाँ पर एक वेक्टर इमेज को भी ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउजर पर चला जाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर इमेज लिख देते हैं और किसी वेबसाइट से हम लोग एक वेक्टर इमेज उठा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सैटर्न को ही उठा लेते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर डाउनलोड पे आके वेक्टर ग्राफिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं और अब इसे डाउनलोड कर लेते हैं। एक मिनट में यहाँ पे लॉगिन करके चीज़ों को सेटअप कर लेता हूँ और अब इसे हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड, और इसे सेव कर लेते हैं। और अब हम लोग अपने फोटोशॉप पे आ जाते हैं और अब हम लोग इस चीज़ को जूम आउट कर लेते हैं फटाक से। और अब हम लोग यहाँ पर अपने फाइल एक्सप्लोरर पे आ जाते हैं, डाउनलोड। यहाँ पर हम लोग ने इस इमेज को डाउनलोड किया था तो इसे हम लोग उठा के यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। इसे हम लोग इस प्रोजेक्ट में नहीं रखते हैं, तो इसे हम लोग यहाँ से ऐसे उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ओके, सो ये इमेज यहाँ पर आ चुकी है और अब हम लोग इसके किसी पार्ट को जूम इन करके देखते हैं। हाँ, इस पार्ट को जूम इन नहीं करेंगे, नहीं तो आप तब कहेंगे कि यहाँ पर यार स्क्वायर बॉक्सेस तो दिख ही रहे हैं। खैर मजाक अपनी जगह, हम लोग इसे एक बार जूम इन करके देखते हैं। तो मैं इसे जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर हमें कोई ऐसा डब्बे बॉक्स ऐसे देखने को नहीं मिल रहे। तो यही फर्क होता है वेक्टर इमेज और रास्टर इमेज के बीच में। वेक्टर इमेज में बस क्या फायदा रहता है कि आप उसको कितना भी जूम करें उसके पिक्सल्स ऐसे फटने नहीं लगते हैं। फटना यहाँ पे सही शब्द नहीं होगा, उसके पिक्सल्स ऐसे ब्लॉक वाइज ऐसे नहीं दिखने लगते हैं। और अगर आप किसी रेस्टर इमेज को ग्रीन पे देखेंगे वो भी लो क्वालिटी में, तो आपको वहाँ पर पिक्सल्स ऐसे फटे फटे दिखाई देंगे। और यही चीज अगर आप किसी वेक्टर इमेज को किसी बड़े स्क्रीन या फिर कहीं पर भी देखेंगे तो उसके पिक्सल्स ऐसे कहीं फटे हुए दिखाई नहीं देते। हाँ, कभी कदार ऐसे दो डिफरेंट कलर्स कहीं पे मिलते हैं तो ऐसी शेडिंग टाइप की चीज वहाँ पे बन जाती है जहाँ पर वो दोनों कलर मिलते हैं। तो अब हम लोग ने यहाँ पर रेस्टोर और वेक्टर के बारे में जान लिया। तो अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर होम पे आकर एक नई फाइल बना लेता हूँ, तो पोर्ट्रेट वाली बना लेते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग किसी एक रैंडम सी इमेज को उठा लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग इसी इमेज को उठा लेते हैं और इसे यहाँ पे रख देते हैं। ओके, ये डाउनसी रिजॉल्व की आइकन है तो इससे भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। और इसको मैं ऐसे कुछ बड़ा कर लेता हूँ। एक मिनट, इस चीज़ को डन करने से पहले आप इसे एकदम ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एजेस यहाँ पे थोड़े से ब्लरी हैं, ब्लरी हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। आप एकदम इसे ध्यान से देख लीजिए। और फिर मैं जब यहाँ पर डन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसके एजेस थोड़े से फाइन ट्यून हो चुके हैं। तो ये चीज़ क्यों, क्या और कैसे हुई, तो मैं इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब मैंने इसे डन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक आइकन बन गया जिसको हम लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आजकल फोटोशॉप में क्या होता है कि आप किसी भी ऐसा रेस्टर इमेज को ऐड करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में हम लोग उसको जब ट्रांसफॉर्म करते हैं फिर डन पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज ऐसे यहाँ पर वेक्टर की तरह से बन जाती है, ऑलमोस्ट वेक्टर की तरह बन जाती है, जिसको हम लोग फोटोशॉप के अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आपको जो पिक्सल्स फटे हुए दिखाई दे रहे थे वो चीज़ ऑटो ट्यून हो जाती है। तो यहाँ पर ये बताने से ये मतलब था कि बहुत सारे सिनेरियोज में क्या होता है कि हम लोग किसी रेस्टराइज इमेज को यहाँ पर ऐड करते हैं तो अपने आप ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। और इनकेस वो ऐसा नहीं होती तो आप इसे यहाँ पर राइट क्लिक मार के कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्लिक कर सकते हैं। ऐसे बहुत बार क्या होता है कि इमेज में ऐसा कोई पिक्सल्स फटने वाली प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे ऑटो ट्यून हो जाती है। तो बस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताने का मतलब यही था कि इससे आप चीज़ों को अपने आप ऑटो ट्यून कर सकते हैं इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज। और फिर इसके बाद अब हम लोग इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है शेप्स। तो वो हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो वो टेक्स्ट टूल के नीचे देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर है। और अगर हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर हमें डिफरेंट तरह के
शेप्स देखने को मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ टूल। जैसे कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे कुछ बनाता हूँ, तो यहाँ पर हमारा ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा और ऐसे हम लोग इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये जो 4 पॉइंटर्स हैं इसके अंदर, ये चीज़ क्या है, तो इससे हम लोग इसके एजेस को सॉफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे आगे की तरफ ले जाता हूँ, तो ऐसे इसकी एजेस सॉफ्ट हो जाएँगी। तो इसको हम लोग जैसे चाहे वैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, मतलब इसकी एजेस को। और बाकी हम लोग इन शेप्स की कलर को भी चेंज कर सकते हैं, तो वो कैसे होगा? तो हम लोग अपीयरेंस वाले एरिया पे आएँगे और फिल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसकी कलर को ऐसे डिसाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ से हम लोग शेप की साइज़ को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं W वाले एरिया पे आके माउस को लेफ्ट और राइट की तरफ ले जाऊँगा, तो इसकी साइज़ ऐसे बड़ी-छोटी होगी और बाकी उससे रिलेटेड सेटिंग्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ से उसकी एजेस को भी बड़ा-छोटा कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। और बाकी हम लोग यहाँ पे शेप्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी शेप लेयर भी दिख जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेक्टेंगल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हो गई शेप्स के बारे में। और चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने लेयर्स को कवर किया और उससे रिलेटेड चीज़ों को भी कवर किया, और ये तो बात हुई आज की वीडियो के बारे में। और बाकी यहाँ पर मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने पिछली डाउन सी रिजॉल्व वाली वीडियो के अंदर आप सभी से बोला था कि यहाँ पर मेरा चैनल ऐसा थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो अगर आप सभी को यहाँ पर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो जैसे कि मैंने आप सभी को वहाँ पर बोला था, आप सभी ने वहाँ पर मेरे उस वीडियो को सपोर्ट किया, और थोड़े बड़े लेवल पे बोला जाए तो मेरे चैनल को भी सपोर्ट किया। तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। और बाकी कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के डीएम्स में मैंने आप सभी के वहाँ पर मैसेजेस पढ़े, तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि वो वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो पाई। तो बस ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक और बिहाइंड द सीन ही बता देता हूँ। वो बात ये है कि मैंने जहाँ तक देखा कि मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी मेन ऑडियंस है वो ऐसा डाउन सी रिजॉल्व वाली वीडियोस ही देखना चाहती है। तो इनकेस आप ऐसा सोचते हैं कि बीच-बीच में ये एडोब फोटोशॉप वाली वीडियोस कहाँ से आ जाती हैं, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो ऐसा देखिए इसलिए करता हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट वाले मोड में भी रहता हूँ कि यहाँ पर ऐसे थोड़ा-सा डिफरेंट कंटेंट डालेंगे, तो देखते हैं कि ये वीडियो यहाँ पे कैसे वर्क करेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं एडोब फोटोशॉप वाली ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बस यही मेन पर्पस रहता है कि मैं बीच-बीच में थोड़ा ऐसा डिफरेंट वीडियोस भी लाने की कोशिश करता हूँ, और मैं यहाँ पे ये भी ट्राई करता हूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ी ऐसी न्यू ऑडियंस को भी अट्रैक्ट कर पाऊँ। और बाकी ऐसे थोड़ा-सा मेरे को टाइम भी मिल जाता है कि मैं अपनी जो डाविंसी रिज़ॉल्व की वीडियोस लाऊँगा, उसके लिए मैं यहाँ पर ऐसे थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट का टाइम भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा-सा कभी-कभार टाइम लग जाता है, और इसी बहाने थोड़ा-सा ऐसे नए कंटेंट का भी एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता था। और बाकी यहाँ पर आप कमेंट्स में अपने सजेशंस देते रहा करिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती, सही लगती, या फिर कुछ भी ऐसा आपका क्वेश्चन रहा करे, तो आप कमेंट्स में वो चीज़ों को लिख सकते हैं। मैं उन चीज़ों पे ऐसे फ्यूचर में वर्क करूँगा। और बाकी चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।